देखो कल हमने अब इससे पहले वीडियो में किया था शब्द अलंकारों को, ठीक है। शब्द अलंकारों में किए थे हमने कौन कौन से अलंकार किए थे? अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और पुनरोक्ति अलंकार, ठीक है। सारे कंप्लीट हो गए थे। उपमा अलंकार का अब मैं शुरू करवाती हूँ आप लोगों को अर्थालंकार। शब्द अलंकार सारे हो गए, कंप्लीट हो गए ना, 5 थे। आज शुरू करेंगे अर्थालंकार। अर्थालंकारों में देखो कौन कौन से अलंकार आते हैं? उपमा, अतिशयोक्ति, अन्योक्ति, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानविक, ठीक है। हम सबको एक एक को क्लियर करेंगे। सबसे पहले मैं शुरू करवा रही हूँ उपमा अलंकार। उपमा अलंकार देखो ये प्रमुख अलंकार है, सभी अलंकारों में से मेन है उपमा, ठीक है। उपमा अलंकार कहते किसे हैं? क्या है उपमा अलंकार? देखो जहां उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। उपमेय की तुलना, उपमेय उपमान पता होगा तुम लोगों को, ठीक है। तो देखो एक बार मैं बता देती हूँ। जैसे देखो मुख चंद्रमा सा सुंदर है, सुंदर है। अच्छा देखो यहाँ किसकी तुलना हुई है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है, किसकी तुलना हुई है? मुख की हुई है ना। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उपमेय। तो यहाँ पे मुख क्या हो गया अपना? उपमेय। अब मुख की तुलना हुई किसके साथ है? मुख कैसा है? चंद्रमा के समान। तो किस चंद्रमा के साथ हुई है ना। तो देखो जिसकी तुलना की जाती है उसको तो हम उपमेय कहते हैं, और जिसके साथ की जाती है उसको हम क्या कहेंगे? उपमा, ठीक है। तो चंद्रमा अपना क्या हो गया? उपमान हो गया। अब बात सुनो, अब तुलना हुई किस चीज की? किस गुण धर्म की तुलना हुई है? सुंदरता की। तो जिस गुण धर्म की तुलना, जैसे वो उससे लंबा है, वो उससे ज्यादा होशियार है, मतलब जिस चीज की भी तुलना की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? साधारण धर्म। तो यहाँ पे सुंदर क्या है? साधारण धर्म, साधारण धर्म है। और ये सा क्या है? ये अपना वाचक शब्द हो गया। तो ध्यान दो कि उपमेय और उपमान ये शब्द हमें अलंकारों के लिए काम है। उपमेय क्या होता है? जिसकी तुलना की जाती है। उपमान जिसके साथ की जाती है, ठीक है। और जिस गुण धर्म की, जिस चीज की तुलना की जाती है, तो यहाँ पे सुंदरता की तुलना हुई है ना, तो सुंदर शब्द क्या हो गया? साधारण धर्म। और ये सा, सी, से ये होते हैं वाचक शब्द। समझ में आया उपमेय और उपमान? तो देखो परिभाषा क्या है उपमा अलंकार की, कि जहां उपमेय की तुलना उपमान के साथ की जाती है वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। एक और परिभाषा सुनो, जब किसी साधारण वस्तु, व्यक्ति, स्थान की तुलना किसी प्रसिद्ध वस्तु, व्यक्ति, स्थान के साथ की जाए वहां उपमा अलंकार होता है, ठीक है। देखो इस अलंकार के कुछ वाचक शब्द हैं जिनसे ये पहचाना जाएगा, ठीक है। इसके वाचक शब्द कौन कौन से होंगे? देखो वाचक शब्द हैं इसके सा, सी, से, के समान, की तरह, सम, सरिस। क्या है ये इसके वाचक शब्द हैं। जहां भी ये वाचक शब्द दिखे कौन सा अलंकार होगा? उपमा अलंकार, ठीक है। अब देखो उपमा अलंकार के अंग हैं 4। उपमा अलंकार के अंग कितने हैं? 4। देखो अभी हमने किए उपमेय, पहला है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा है साधारण धर्म, साधारण धर्म, और चौथा है वाचक शब्द, वाचक शब्द, ठीक है। ये अभी 4 किए थे ना हमने उस सेंटेंस में, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, वाचक शब्द। ये 4 क्या है? उपमा अलंकार के अंग हैं, ठीक है भाई। देखो एक बार फिर से बता
उपमान जिसके साथ की जाती है, और साधारण धर्म मतलब जिस चीज की तुलना करते हैं, ठीक है, जैसे होशियारी की, सुंदरता की, ठीक है। हाँ, और वाचक शब्द है ये तुलना करने वाले के लिए, सा, सी, से, सब, ठीक है। अब देखो एक छोटी सी बात और देखो उपमा अलंकार के लिए। उपमा अलंकार के भेद, 3 भेद हैं। उपमा अलंकार के भेद 3 है, ठीक है। नंबर 1 है पूर्णोपमा, पूर्णोपमा। नंबर 2 लुप्तोपमा, लुप्तोपमा। तीसरा है मालोपमा। ये 3 क्या है? उपमा अलंकार के भेद, ठीक है। देखो बिल्कुल सिंपल, कुछ भी नहीं है। एक देखते पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। देखो मैं एक सेंटेंस लिख रही हूं, जैसे अभी लिखा था और दूसरा लिखती हूं। पीपर पात सरिस मंडोला, सरिस मंडोला। इसमें कौन सा वाचक शब्द आया हुआ है? सरिस, ठीक है, सरिस है। तो बात सुनो, पूर्णोपमा किसे कहेंगे? सुनो, जहां उपमा अलंकार के चारों अंग अभी किए थे ना, उपमेय, उपमान, साधारण धर्म और वाचक शब्द, जहां जहां उपमा अलंकार के चारों अंग होते हैं, जहां उपमा अलंकार के चारों अंग विद्यमान होते हैं, वहां पूर्णोपमा होती है, मतलब पूरी उपमा। तो यहाँ पे चारों अंग है, इसमें चारों अंग है ना भाई। देखो कैसे हैं। सरिस तो इसमें क्या हो गया? वाचक शब्द हो गया। अच्छा, उपमेय कौन सा हुआ? मन। तुलना किसके लिए? मन की तुलना हुई है पीपल पात, पीपल के पत्तों के साथ। और किस चीज की हुई है? डोलने की, कि मन डोला है। कैसे डोला है? पीपल के पत्तों की तरह, ठीक है। तो चारों अंग है इसमें। तो यहाँ पे क्या है? पूर्णोपमा। जहां देखो मन क्या हो गया? यहाँ उपमेय हो गया, ठीक है। पीपल पात ये क्या हो गया? उपमान। और डोला क्या हो गया अपना? साधारण। कहने का मतलब क्या है? चारों अंग है, 1 2 3 4। तो पूर्णोपमा कहां होगी? जहां उपमा अलंकार के चारों अंग होंगे। उपमेय भी होगा, उपमान भी होगा, साधारण धर्म भी और वाचक शब्द भी, ठीक है। पूर्णोपमा, पूरी उपमा, ठीक है। अब देखो, जहां एक भी अंग गायब होगा, नहीं होगा, लुप्त होगा, लुप्तोपमा, लुप्त छिपा हुआ, लुप्तोपमा, लुप्त छिपा हुआ। जहां एक भी अंग गायब होगा, लुप्तोपमा। आप देखो इसी एग्जांपल को मैं लुप्तोपमा का एग्जांपल कर, देखो अब यहां से सुनो। अब मन को हटा दूं मैं। पीपल पात सरिस डोला, क्या डोला? उपमेय नहीं है, उपमेय गायब है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया? लुप्तोपमा। समझ गए? हाँ। अब देखो मालोपमा क्या है? एक एग्जांपल लिखती हूँ। मुख चंद्र कमल सा है, कमल सा सुंदर है, सुंदर है। देखो अब तक तो क्या था? हम एक चीज की तुलना एक चीज के साथ ही कर रहे थे, ठीक है। मतलब क्या है? अभी तक हम एक उपमेय का एक ही उपमान, एक उपमेय को एक ही उपमान दे रहे थे। अब यहाँ पे देखो, मुख के 2 उपमान दे दिए। मुख को कैसे बता दिया? चंद्रमा के समान भी बता दिया और कमल के समान भी। तो जहां एक उपमेय के कई उपमान दिए जाए, मतलब एक चीज की तुलना कई चीजों के साथ की जाए, समझ गए? वहां क्या होता है? मालोपमा। देखो यहाँ पर मुख क्या हो गया? उपमेय हो गया, ठीक है। और ये चंद्र और कमल, चंद्रमा और कमल, ये 2 उपमान हो गए, 2 उपमान। सा वाचक शब्द हो गया, वाचक शब्द हो गया, ठीक है। और सुंदर क्या हो गया?
साधारण धर्म हो गया। समझ में आई बात? क्यों भाई? हाँ देखो एक बात, पूर्णोपमा कहाँ होती है? जहाँ उपमा अलंकार के चारों अंग होते हैं। उपमेय, उपमा, साधारण धर्म और वाचक शब्द, ठीक है। लुप्तोपमा, जहाँ एक भी अंग लुप्त हो, छुपा हुआ हो, नहीं हो, वहाँ क्या होती है? लुप्तोपमा। और मानोपमा, जहाँ एक उपमेय के एक से ज्यादा उपमान दिए जाए, वहाँ मानोपमा। यहाँ पे अपना उपमा अलंकार कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार। अतिशयोक्ति क्या होता है? अतिशयोक्ति अलंकार, हाँ, अतिशयोक्ति अलंकार। देखो, जहां किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान के बारे में बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है, ठीक है। देखो इसका एग्जांपल मैं बताती हूं। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका शीघ्र जल गई, गए निशाचर भाग। अरे हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लगी, सारी लंका को भी जला दिया, गए निशाचर भाग। निशाचर मतलब राक्षस, राक्षस भी भाग गए। तो यहाँ पे बढ़ा चढ़ा के वर्णन है कि नहीं? ठीक है, तो एक एग्जाम्पल तो ये याद रखना, हनुमान की पूंछ वाला, ठीक है। हाँ एक और बताती हूँ, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस बार, तब तक था चेतक उस पार। ठीक है, आगे नदियां पड़ी अपार, ठीक है, मतलब क्या? आगे नदी दिख रही है, ठीक है। और राणा क्या सोच रहे हैं यहाँ पे? नदी को कैसे पार किया जाए, वो सोच ही रहे थे। इतनी देर में देखते हैं कि घोड़ा तो नदी को पार करके खड़ा है। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक था चेतक उस पार। तो यहाँ पे भी बड़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है। अब एक एग्जाम्पल और देखो, देख लो, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन को जा रही। कैसे इसमें अतिशयोक्ति, कैसे बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है भाई? देख लो साकेत नगरी। अच्छा पहले तो ये बताओ, साकेत नगरी कौन सी नगरी? साकेत नगरी से तात्पर्य क्या है? कौन सी नगरी? साकेत का मतलब क्या है? अयोध्या। अयोध्या, साकेत मतलब अयोध्या। बात सुनो, साकेत महाकाव्य है अपना, साकेत महाकाव्य है। किसने रचा साकेत महाकाव्य? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है साकेत। साकेत महाकाव्य की रचना किसने की? राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त ने। तो साकेत का मतलब क्या है? अयोध्या। अब बात सुनो, अतिशयोक्ति अलंकार कैसे है इसमें कि देखो साकेत नगरी आई और कहाँ जा रही है? वो स्वर्ग से मिलने गगन आसमान में जा रही है। अरे साकेत नगरी कोई गतिशील चीज है क्या? वो तो एक स्थिरमान चीज है, तो कैसे मिलने जा सकती है? तो यहाँ पे क्या किया है? बढ़ा चढ़ा के वर्णन किया गया है, किया गया नहीं? हाँ अब देखो अन्योक्ति अलंकार, अर्थालंकार में तीसरा देखो अन्योक्ति। अन्योक्ति अलंकार, हाँ ये क्या है? अलंकार कौन सा अलंकार है? क्या होता है इसमें? कैसे पहचानोगे अन्योक्ति अलंकार? सबसे पहले तो अन्योक्ति मुझे ये बताओ कौन सी संधि है? अन्य धन उक्ति। देखो भाई, इधर ए आ गया, इधर उ आ गया। जब ए आगे बाद में उ आ जाए, छोटा चाहे बड़ा, क्या हो जाता है? ओ। तो ये हो रहा ओ, अन्योक्ति। कौन सी संधि? गुण
गुण संधि, गुण संधि है इसमें, ठीक है। स्वर संधि, स्वर संधि की गुण संधि है इसमें। ए आगे बाद में जब उ आ जाता है तो ओ हो जाता है, अन्योक्ति, ठीक है। अब देखो भाई अन्योक्ति अलंकार क्या है। अन्योक्ति किसी को सीधा डायरेक्टली कोई बात न कहकर किसी को माध्यम बनाकर कहना। सीधा किसी को बात कहते वो नाराज हो जाए, किसी के माध्यम से किसी को समझाना, कहना। देखो पहले मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ, देखो समझाने के लिए। देखो क्या है कि जैसे एक नई बहू है, ठीक है, ससुर उसके पास खड़े हैं, सीधा वो ससुर से नहीं बोल सकती। एक छोटा बच्चा जो बोलना भी नहीं जानता, अभी तक छोटा है, फिर भी वो उसको कहेगी बेटा तेरे दादाजी को ये कह दे, और दादाजी पास खड़े सुन रहे हैं। मतलब क्या कहना तो वो चाहती दादाजी को, लेकिन माध्यम किसको बना लिया? बच्चे को। तो यहाँ पे क्या हो गया? अन्योक्ति अलंकार। समझ में आई बात? दूसरी बात भाई, अब गली में दो औरतों की लड़ाई हो जाती है, तनातनी होती है, ठीक है। अब कोई भी गाय पशु जो भी है उसको वो क्या है, गाली देती है या उल्टा कुछ भी बोलती है, वो कह किसको रही है? उस पड़ोसन को। मतलब अन्योक्ति, समझ गए? अन्योक्ति अलंकार, समझ रहे हो नहीं? हाँ, तो ये ध्यान रखो, अन्योक्ति अलंकार। देखो इसका एक एग्जांपल बताती हूँ मैं, लगभग पेपर में पूछा भी जाता है। नहीं पराग, नहीं पराग, नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, नहीं विकास ही काल, ही काल। अली कली सो बंध्यो, बंध्यो आगे कौन हवा, आगे कौन हवा। हाँ देखो भाई, ये बिहारी जी का दोहा है। किसका दोहा है? कवि बिहारी जी का। कवि बिहारी कैसे कवि थे? एक श्रृंगारी कवि, रीतिकालीन कवि, ठीक है। कवि बिहारी कैसे कवि थे? पीछे एग्जाम में आया था एक बिहारी कैसे कवि थे, ऑप्शन में था श्रृंगारी कवि, ठीक है, रीतिकालीन कवि। ध्यान करो तो श्रृंगारी रीतिकालीन कवि बिहारी। तो बिहारी जी का दोहा है। यहाँ पर बिहारी जी ने किसको समझाया है, किसके माध्यम से समझाया है पता है? देखो पहले मैं तुम्हें बताती हूँ उसके बारे में। क्या है? नहीं पराग, नहीं मधुर मधु, नहीं विकास ही काल, अरे कली सो बंध्यो आगे कौन हवा। पहले के टाइम में क्या होता बेटा? राजकवि हुआ करते थे, राजकवि हुआ करते थे। राजकवि का काम क्या होता था भाई? उस राज्य से संबंधित कविताएं रचना। अब वो उन कविताओं में क्या करता था? उस राजा की बड़ाई प्रशंसा करता था, ताकि उनको अशर्फिया मिलती, दान दक्षिणा मिलती थी। अगर वो बुराई करते तो उसको राजकवि क्यों रखेगा राजा? तो बात सुनो, कवि बिहारी जो थे ये राजा जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे। कवि बिहारी राजा जयसिंह के दरबार में दरबारी कवि हुआ करते थे, ठीक है। तो क्या था, जो राजा जयसिंह थे ना, वो एक अल्प उम्र की लड़की से शादी कर लेते हैं और उसके मोह जाल में, बंधन में, प्यार प्रेम में ऐसे फंस जाते हैं कि वो राजपाट काजकारी सब भूल जाते हैं, ठीक है। तो क्या था भाई, अब जो राजा जयसिंह के दुश्मन थे, अड़ोसी पड़ोसी राज्य, सबने सिर उठा लिया। भाई राजा तो क्या है, फिलहाल भाई राजा की तरफ ध्यान नहीं दे रहा, तो मौका है लड़ाई करने का। तो क्या हुआ भाई, राज्य के और लोगों को इस बारे में चिंता हुई, भाई अब क्या किया जाए, कैसे समझाए राजा जयसिंह को। तो उन्होंने कवि बिहारी को बुलाया था दरबार में कि बिहारी जी अब आप ही कुछ करिए। तब बिहारी ने ये दो रचनाएं लिखी थी, दो पंक्तियां। ये दो पंक्तियां बिहारी ने लिखी थी, किसके लिए लिखी थी? राजा जयसिंह के लिए। अगर सीधा राजा जयसिंह को कहते तो वे वो नाराज हो जाते। तो इन दो पंक्तियों
माध्यम से कवि बिहारी ने राजा जयसिंह को समझाया है। कैसे समझाया है देखो, नहीं पढ़ा, एक भौरे के माध्यम से समझाया है। नहीं पढ़ा कि हे भौरे, अभी तो न इसमें पराक्रम है, नहीं मधुर मधु, नहीं इसमें मीठा रस है, नहीं विकास ही काल, अभी तक इसका पूर्ण रूप से विकास भी नहीं हुआ है इस कली का। हे भौरे कली, हे भौरे कली सो बंध्यो, इस कली के बंधन में तुम इतना बंधे हुए हो, आगे कौन हवा, आगे जब ये कली खिलकर फूल बनेगी तब तुम्हारा क्या होगा। और राजा जयसिंह को कवि बिहारी की बात समझ में आ गई और उन्होंने अपना राजपाट संभाला। ठीक है, तो मतलब क्या है, किसको माध्यम बनाया, एक भौरे को माध्यम बनाकर राजा जयसिंह को समझाया। ठीक है, अच्छा देखो एग्जाम्पल तुमने कोई भी आ सकता है। ठीक है, बहुत से एग्जाम्पल है। एक छोटी सी बात बताती हूँ मैं इस अलंकार के लिए, 100% की ट्रिक नहीं है ये, क्या 90%। देखो तुम्हें मिले अली, कौन से शब्द मिले, अली, अली, चाहे अली ये हो, कली, फूल, भौरा, भौरा या भ्रमर भी हो सकता है, भ्रमर, कांटा और गुलाब, कांटा, गुलाब, ये शब्द लगभग 90% अन्योक्ति अलंकार में होते हैं। समझ गए, कहीं ना कहीं काम आ जाएंगे शब्द, तो ध्यान में रखो, अली, कली, फूल, भौरा, कांटा, गुलाब। ठीक है, तो हम चलते हैं नेक्स्ट अलंकार पे, उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, देखो इसको कल्पना प्रधान अलंकार भी बोलते हैं। कौन सा, कल्पना प्रधान अलंकार। देखो जहां उपमेय और उपमान में इतनी अधिकता होती है कि उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, संभावना मूलक, संभावना मूलक या कल्पना प्रधान, कल्पना मूलक है। देखो उत्प्रेक्षा अलंकार क्या है कि उपमेय और उपमान की इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय में ही क्या कर ली जाती है, उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। ठीक है, वहां क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार। देखो इस अलंकार के भी वाचक शब्द हैं, शब्दों से पहचान सकते हैं इस अलंकार को भी वाचक शब्दों से। कौन कौन से इसके वाचक शब्द, देखो इसके वाचक शब्द हैं मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, ये इसके वाचक शब्द हैं। जहां ये शब्द आए, कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा। देखो मानो, मनु, मनहु, जानो, जनु, जनहु, इन सब का मतलब क्या है, जैसे अपनी देशी भाषा में बोलते जनन्यूस है, समझ गए, जैसे ये है, समझ गए। हाँ, तो देखो मैं इसका एग्जांपल बताती हूँ फिर समझ में आ जाएगा। सिर फट गया उसका, सिर फट गया उसका वही, उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा, अरुण रंग का, कौन सा वाचक शब्द है यहाँ, वाचक शब्द कौन सा है, मानो, मानो आ गया ना, देखते ही बता दो कौन सा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार। ठीक है, मानो आ गया, क्या है, सिर फट गया उसका वही, मानो अरुण रंग का घड़ा, अरुण रंग लाल रंग को बोलते हैं,
पहचान लोगे, ठीक है। और देखो, अति कटु वचन कहती कैकई, अति कटु वचन कहती कैकई, अति कटु वचन कहती कैकई, मनहु मनहु लोन जरे पर, लोन जरे पर दीनही। कौन सा वाचक शब्द है इसमें? मनहु आ गया, तो पहचान सकते हैं नहीं? देखो बेटा, दो अलंकार ऐसे हैं सारे अलंकारों में से जिनको शब्दों से, उनके वाचक शब्दों से पहचान सकते हो। एक तो कौन सा? उपमा। एक तो उपमा क्या हमने पहला, सा सी से सन सरिस के समान की तरह, ये वाचक शब्द जहां पे आते हैं कौन सा अलंकार? उपमा। दूसरा उत्प्रेक्षा अलंकार ऐसा है, इसको भी हम वाचक शब्दों से पहचान सकते हैं, तो इसके ज्यादा एग्जाम्पल करने की भी आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये शब्द मिलेंगे। मानो मनु मनहु, जानो जनो जनहु। अब बात सुनो, यहाँ पे क्या है? देखो, अति कटु वचन कहती कैकई इतने कड़वे वचन कह रही थी। अति कटु वचन कहती कैकई कि कैकई इतने कड़वे वचन कह रही थी। मनहु मानो, लोन लूण, नमक बोलते ना, चलो लूण देसी शब्द है बेटा। लोन जले पर नमक छिड़क रही है, लोन छिड़क रही है, समझ गए? मतलब क्या है? कैकई इतने कड़वे वचन कह रही थी कि मानो वो जले पर नमक छिड़क रही है। समझ में आया भाई? देखो, ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल है, एक और बताऊंगी क्योंकि वो लगभग पूछ लिया जाता है, तो वो कर। मेघ आए बड़े बंठन संवर के। देखिए, मेघ आए बड़े बन-ठन संवर के, मानो पाहुने आए हों गांव में शहर के, कौन सा वाचक शब्द है यहाँ? मानो, ठीक है। मानो शब्द आ गया ना, वाचक शब्द मानो, तो उत्प्रेक्षा अलंकार हो गया। अब बात सुनो, क्या है? पहले इसका अर्थ देखो एक बार। मेघ आए मतलब बादल आए, बड़े बंठन संवर के। मानो पाहुने मतलब मेहमान को पाहुने बोलते हैं। मानो मेहमान आए हो गांव में शहर के। अब बात सुनो, गांव में शहर के, ये क्यों बात की गई? मेहमान तो कहीं भी आ सकता है, गांव में भी आ सकता है, शहर में भी आ सकता है, तो ये बात क्यों कही गई है? मानो पाहुने आए हो गांव में शहर के। क्या है कि गांव के लोग बड़े सीधे सरल होते थे पहले, अब नहीं। तो क्या था? सीधे सरल होते थे, अपने खेती बाड़ी का काम करना, सीधे सिंपल तरीके से रहना। और कोई बंठन के जैसे शहर का कोई बाहर का बंदा जब गांव में एंट्री करता था ना, तो वो ये देखते थे, वो ये किसके जाएगा, कौन है भाई, है ना, अचंभा सा होता था उनको। तो मतलब इसीलिए ये बात कह रखी है कि मानो पाहुने आए हो गांव में शहर के, सबको अचंभा होता था, ठीक है। आजकल तो सारे ही पाहुने बने फिरते हैं भाई, आज तो सारे ही पाहुने बने फिरते हैं, कोई नहीं बता सकता ये पाहुना है, ठीक है। तो इसलिए कहा गया है। अब बात सुनो, अब ऊपर वाली लाइन अकेली आ जाए, अकेली ऊपर वाली लाइन आ जाए, नीचे वाली नहीं, फिर तो मानो नहीं होगा ना, फिर कौन सा बताओगे? मानवीकरण अलंकार है पहले में। देखो कैसे, अरे बादल क्या बनेंगे संवरेंगे, इंसान बनता संवरता है। बंठन क्या है? बादल क्या, बंठन क्या है? मतलब क्या है? पहले मानवीकरण अभी हम करेंगे आगे,
लेकिन एक बार देखो, मेघ आए बड़े बनठन सवर की, मानो बाहुने आई गाँव में शहर की। अगर ऊपर वाली पंक्ति अकेली आती है और अलंकार पूछा जाता है तो क्या बताएंगे? मानवीकरण। ठीक है, अभी मानवीकरण आगे करेंगे, मैं बताऊंगी। अगर नीचे वाली लाइन अकेली पूछी जाती है तो कोई डाउट नहीं है, मानो है, उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब बात सुनो, दोनों लाइनें दे देंगे, ऑप्शन क्या होंगे? नंबर 1 उत्प्रेक्षा मानवीकरण, समझना, सही बताना, मानवीकरण दे दिया। दूसरे में दे दिया मानवीकरण, समझ रहे हो मैं क्या पूछना चाह रही हूं? मानवीकरण और उत्प्रेक्षा। तीसरा चौथा ऑप्शन कुछ भी हो सकता है, क्या जवाब दो? कौन सा सही है? क्यों? पहली लाइन में मानवीकरण है और दूसरी में उत्प्रेक्षा है, तो यही लाइन हुआ ना, समझ गए? सिंगल ऊपर वाली लाइन मानवीकरण, सिंगल नीचे वाली लाइन क्या है? मानो आ जाए उत्प्रेक्षा, दोनों आ जाए तो वो देखो, समझ गए? तो उत्प्रेक्षा अलंकार को भी कर लोगे, ठीक है। अभी अपना बच गया कौन सा? मानवीकरण भी है, एक रूपक, ठीक है। चलो रूपक अलंकार को करते हैं। रूपक अलंकार, देखो रूपक अलंकार में क्या होता है बेटा? उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय को ही उपमान समझ लिया जाता है। हमने उत्प्रेक्षा किया था ना पहले, उसमें तो क्या था बेटा कि उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय में ही उपमान की संभावना या कल्पना कर ली जाती है। इसमें क्या है रूपक में कि उपमेय और उपमान में इतनी अधिक समानता होती है कि उपमेय को ही उपमान मान लिया जाता है, उसमें संभावना या कल्पना की जाती है। समझ गए? देखो मैं बताता हूं, इसमें क्या है बेटा, 90% क्या होगा? शब्द के भी ये लग मिलेगा तुम्हें जी शब्दों में, ठीक है, 90%, ठीक है। देखो एग्जाम्पल बताती हूं मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो। देखो एक चंद्र खिलौना रूपक अलंकार। बात सुनो, क्या है कि मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हो, मतलब चांद नहीं चाहिए, चांद जैसा, समझ गए? मतलब ये नहीं पता चला भाई ये चांद है कि खिलौना है, मतलब बिल्कुल चांद जैसा, समझ गए? तो क्या है, और ये चीजें भी है, समझ गए ना कि मैया मैं तो चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए मुझे, इसका मतलब एक रूपी हो जाएगा, रूपक, चंद्रमा रूपी खिलौना चाहिए, ठीक है। और देखो चरण कमल बंदो हरिलाई, इसमें क्या है, चरणों को क्या कमल मान लिया गया है, ठीक है। अब देखो तीसरा, पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो, मतलब क्या है, राम को नहीं पा लिया, राम रूपी रतन, जैसे राम को ही प्राप्त कर लिया हो, समझ गए? ये रूपक अलंकार है, ठीक है। अब चलते हैं किसमें? मानवीकरण। मानवीकरण अलंकार। अब मानवीकरण
मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि देखो, जहां जड़ प्रकृति पर, सुनो, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं को आरोपित कर दिया जाता है, जहां जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं को आरोपित कर दिया जाता है, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे अभी एक एग्जांपल आ गया था ना अपना, मेघ आए बड़े बंठन सवर के, एक एग्जांपल तो ये नोट कर लो, बादल आए बंठन सवर के। अब बात सुनो, यहाँ पे बादलों का मानवीकरण कर दिया गया है। एक मानव की क्रिया है ना बनना संवरना, तो यहाँ पे बादलों का मानवीकरण किया गया, समझ गए नहीं? मेघ आए बड़े बंठन सवर के, तो यहाँ पे मेघ बादलों का क्या हुआ है, मानवीकरण हुआ है। और देखो, और एग्जांपल बताती हूँ। आज नदी बड़ी उदास थी, आज नदी बड़ी उदास थी, क्लियर है, मानवीकरण है। क्यों भाई? नदी उदास, उदास तो मानव होता है, तो आज नदी बड़ी उदास थी, किसका मानवीकरण हुआ यहाँ पे? नदी का, नदी का मानवीकरण हुआ ना। इसकी एक लाइन और लिख सकते, सोई थी, सोई थी अपने जल में। अब बात करो, सोना, देखो नदी का उदास होना और सोना, उदास होना और सोना, ये तो मानवीय क्रियाएं हैं नहीं? यहाँ पे नदी का मानवीकरण हुआ है कि नदी सो रही है, नदी उदास है, सो रही है, ठीक है, सो रही है, उदास है, तो यहाँ पे नदी का मानवीकरण है। समझ गए? एक और एग्जाम्पल बताते हैं। चुपचाप खड़ी थी, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, वृक्ष पांत, वृक्ष पांत मतलब लाइन से पौधे नहीं लगाए होते सड़क के किनारे, वृक्ष की पंक्ति, तो चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, वृक्षों का मानवीकरण कर दिया ना, खड़े होना है ना, वृक्षों का मानवीकरण हो गया। आप देखो अगली लाइन, चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, सुनती, सुनती जैसे निजी बात, सुनना, खड़े होना, ये तो दोनों मानवीय क्रियाएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वृक्षों का मानवीकरण हुआ है। देखो चुपचाप खड़ी थी वृक्ष पांत, मतलब वृक्ष की पंक्ति जो थी वो चुपचाप खड़ी थी और क्या कर रही थी? सुन रही थी, जैसे वो किसी की सीक्रेट बात सुन रही हो, निजी बात को सुन रही हो। तो यहाँ पे भी मानवीकरण है, समझ में आया? तो यहाँ मैं अलंकारों को खत्म करती हूँ, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे।